तो नमस्कार। अपने पिछले वीडियो में चल रहे थे परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें छोटे प्रश्न लेके चल रहे थे। अब आज अपन छोटे प्रश्नों में आगे चलते हैं। तो प्रायिकता से संबंधित 3 नंबर के छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आता है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता का मतलब है कि किसी भी घटना के अनुकूल परिणाम और उस घटना से संबंधित कुल परिणामों के बीच का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। तो प्रायिकता से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं अपने छोटे प्रश्नों के रूप में, उनमें सबसे पहले सिक्के से संबंधित पूछा जाता है। तो भाई एक सिक्के को एक बार उछालने पर, या एक सिक्के को 2 बार उछालने पर, या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, उनके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। या पासे से संबंधित पढ़ा जाता है, पासे को एक बार उछाल कर और पासे की 2 उछाल। तो सबसे पहले आता है कि प्रायिकता कहते हैं किसे। तो प्रायिकता के बारे में परिभाषा ये होगी कि किसी भी घटना के अनुकूल परिणाम या उस घटना के कुल परिणामों के बीच का जो अनुपात होता है वो प्रायिकता कहलाता है। जैसे मान लो किसी छात्र ने 10वीं परीक्षा किसी कारणवश 4 बार की, जिसमें उसके अनुकूल परिणाम यह है कि वो 3 बार फेल हुआ और चौथी बार यानी 1 बार वो पास हुआ। तो इसका मतलब है कि उसके जो 10वीं का एग्जाम देने के पक्ष में कुल परिणाम है वो है 4। मतलब कुल परिणाम है, मतलब उसने कुल कितनी बार एग्जाम दिए वो कुल परिणाम है 4, जिसमें से 3 परिणाम ऐसे हैं जो उसके फेल होने के पक्ष में गए और 1 परिणाम ऐसा है जो उसके पास होने के पक्ष में गए। तो इसका मतलब ये है कि प्रायिकता में मैंने अभी बोला है कि किसी भी घटना के अनुकूल परिणाम और कुल परिणामों के बीच का अनुपात वो प्रायिकता कहलाता है। जैसे फेल होने की प्रायिकता, फेल होने की प्रायिकता। तो सबसे पहले तो आपको प्रायिकता का सूत्र लिखना है, जिसमें घटना के अनुकूल परिणाम सदैव अंश के रूप में रहेंगे और कुल परिणाम सदैव हर के रूप में रहेंगे। तो प्रायिकता का सूत्र हो गया घटना के अनुकूल परिणाम बटा घटना के कुल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम बटा घटना के कुल परिणाम। अब रही बात जैसे फेल होने की प्रायिकता, तो घटना आपको यहाँ पर देखनी है, घटना है फेल होने के पक्ष में। तो फेल होने की प्रायिकता याद कीजिए। तो फेल होने के पक्ष में इसके अनुकूल परिणाम है 3, वो ऊपर रहेंगे, और कुल परिणाम है 4। इसका मतलब है कि उसके फेल होने के अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम के बीच में जो अनुपात आया 3:4 या 3/4, वो उस घटना की प्रायिकता कहलाता है। इसी प्रकार जैसे एक परिणाम उसके पास होने के पक्ष में गया, इसका मतलब है कि अगर वो पूछ ले कि पास होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अगर किसी छात्र ने 10वीं परीक्षा का 4 बार एग्जाम दिया है, तो उसमें से 3 बार फेल हुआ है, 1 बार पास हुआ है, तो उसके पास होने की प्रायिकता क्या होगी? तो पास होने के पक्ष में अनुकूल परिणाम जो सदैव अंश के रूप में रहेगा बटा कुल परिणाम जितने 4 वो हर के रूप में रहेगी। इसका मतलब है कि उसके पास होने की प्रायिकता 1/4 है और फेल होने की प्रायिकता क्या है? 3/4। तो इस प्रकार से ये तो चलो नॉर्मल क्वेश्चन है। कई बार पूछा जाता है कि किसी थैले में या किसी बक्से में या किसी डिब्बे में मान लो कंचे, 3 लाल कंचे, 4 सफेद कंचे और मान लो 5 हरे कंचे। तो उनमें से यदि मान लो यादृश है, यादृश का मतलब हो गया बिना देखे, यदि कोई कंचा निकाला जाता है तो उस कंचे में लाल कंचा आने की प्रायिकता या हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि इस थैले के कुल परिणाम लिखने, मतलब कुल कितने कंचे, तो 3 लाल कंचे, 4 सफेद कंचे, 7 और 5 हरे कंचे, यानी कुल परिणाम हो गए इसमें 12। अब अगर वो प्रश्न पूछ रहा है तो उसके अनुकूल परिणाम देख लेंगे, बटा में सदैव कुल परिणाम 12 ही रहेंगे इस घटना के लिए। तो थैले में 3 लाल, 4 सफेद, 5 हरे कंचे हैं। यादृश से यदि कंचा निकाला जाता है तो उस कंचे के लाल होने की प्रायिकता क्या है? तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि लाल कंचा आने की प्रायिकता।
तो किसी भी पर्सन ने सबसे पहले, चाहे उस पर्सन ने घटनाएं, प्रारंभिक घटनाएं अगर अलग अलग हो तो सूत्र एक बार ही लगाना, लेकिन एक बार एक पर्सन ने जरूर सूत्र लगाना। तो लाल कंचा आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे, तो लाल कंचा आने के अनुकूल परिणाम P बटा घटना की कुल परिणाम और उस डिब्बे के लिए कुल परिणाम या थैली के लिए कुल परिणाम जितने 12, तो लाल कंचा आने की प्रायिकता होगी 3 बटा 12। इसी प्रकार सफेद कंचा आने की, तो सफेद कंचे के अनुकूल परिणाम 4 तो 4 बटा 12 हो जाएगी। हरे कंचा आने की प्रायिकता, हरे कंचे के अनुकूल परिणाम 5 है और कुल परिणाम 12 है, तो हरा कंचा आने की प्रायिकता 5 बटा 12 हो जाएगी। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई एक थैले में 3 लाल 4 सफेद और 5 हरे कंचे हैं, या 10 या 1 कंचा निकाला जाता है, तो उससे हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता क्या है? तो हरा कंचा होने के अनुकूल परिणाम, नहीं होने के अनुकूल परिणाम भाई, जैसे ये 3 लाल है वो हरे के अंदर नहीं आएंगे, 4 सफेद है वो भी हरे के अंदर नहीं आएंगे, तो हरे कंचे नहीं आने के अनुकूल परिणाम है 3 और 4 7, तो हरा कंचा नहीं आने की हो जाएगी 7 बटा 12। तो ये तो थे छोटे प्रश्न। अब इसमें थोड़े से अलग हटके प्रश्न आते हैं, जैसे ताश की गड्डी से संबंधित है, या पासे की उछाल से संबंधित है, या सिक्के की उछाल से संबंधित है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन ताश की गड्डी, सब जानते हैं इसके बारे में। ताश की गड्डी, ताश की गड्डी है वो एक 52 पत्तों का समूह होता है। ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। तो अगर ताश की गड्डी का नाम आ गया तो कुल परिणाम अपने को ध्यान में रखना है, कुल परिणाम होते हैं 52। उसके अलावा ताश की गड्डी की थोड़ी बहुत जानकारी अपने को होनी चाहिए। तो ताश की गड्डी में जो 52 पत्ते हैं, तो इनको 4 भागों में बांटा गया, जिनके नाम भी अपने सुने होंगे, हुक्म, सीढ़ी, ईंट और मालपा, जिसको शॉर्टकट में अपन पामली बोलते हैं। तो इस ताश की गड्डी में जो 52 पत्तों का एक समूह होता है, इसको 4 भागों में बांटा गया है, हुक्म, सीढ़ी, ईंट और लालपा। प्रत्येक भाग में 13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते हुक्म के होते हैं, इसी प्रकार 13 सीढ़ी के होते हैं, 13 ईंट के होते हैं, 13 पानी। उसके बाद इसमें कई बार पूछा जाता है तस्वीर का बताना या किसी विशेष पत्ते का पूछा जाता है, तो इनकी जानकारी होनी चाहिए कि प्रत्येक ग्रुप में 13 जो पत्ते होते हैं, उनमें से संख्यात्मक रूप से जो पत्ते माने गए हैं, जिसको अपन शॉर्टकट में ईका बोलते हैं, ईका, दूधी, तीगी, छोगी, पंजी, छठी, सती, अट्ठी, महला और दहला। तो ईका से लेकर दहला तक जितने पत्ते होते हैं, इसको बिना तस्वीर वाले पत्ते कहा जाता है। क्या बोला जाता है? बिना तस्वीर। 11वां जो पत्ता होता है जिसमें जे लिखा होता है, जिसको अपन गुलाम बोलते हैं। 12वां पत्ता जिसमें क्यों लिखा होता है, उसको अपन बेगम बोलते हैं। और 13वां पत्ता जो जिसपे के लिखा होता है, उसको अपन बादशाह बोलते हैं। ये जो 3 पत्ते हैं, ये 3 पत्ते तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं। ये जो 3 पत्ते हैं वो तस्वीर वाले पत्ते होते हैं। तस्वीर वाले का मतलब जिसपे चेहरे का चित्र बना हुआ हो। कई बार कुछ कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर ईका है, ईके पे एक तो नहीं लिखा होता है, ए लिखा होता है। चलो मानते हैं ए लिखा होता है, लेकिन इसमें तस्वीर वाले पत्ते में शामिल अपन नहीं करते। तो तस्वीर वाले पत्ते केवल होते हैं गुलाम, बेगम और बादशाह। यही सिस्टम प्रत्येक ग्रुप में होता है। जो 13 पत्तों का समूह होता है, उसके प्रत्येक ग्रुप में 1 से लेकर 10 तक बिना तस्वीर के पत्ते कहलाते हैं, और गुलाम, बेगम और बादशाह ये तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं। दूसरी बात एक और ध्यान में रखना है, कई बार कलर के आधार पर पूछा जाता है। तो ये जो 13 पत्ते हुक्म के और 13 पत्ते सीढ़ी के, ये होते हैं काले रंग के पत्ते, इनको बोला जाता है काले रंग वाले पत्ते। इसी प्रकार जैसा नाम से विदित है कि ईंट का कलर वैसे भी अपने को पता है लाल होता है, और लाल पान नाम से ही अपने को इसका पता चल रहा है। तो ये जो 13 और 13 26 पत्ते 2 ग्रुप थे, ये होते हैं लाल रंग के। दोबारा ध्यान दें, ताश की गड्डी से अगर संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो सबसे पहले इसकी जानकारी पूरी होनी चाहिए कि ताश की गड्डी का यदि नाम आ गया प्रश्न में, तो ताश की गड्डी है वो 52 पत्तों का समूह होती है। इसका मतलब कुल परिणाम कितने? 52 है। उसके बाद इन 52 पत्तों को 4 समूह में अलग अलग बांटा गया है, जिनके नाम दिए गए। 13 पत्ते हुक्म के होते हैं, चीड़ी, ईंट और लालपन, प्रत्येक ग्रुप में 13 पत्ते होते हैं।
उसके बाद इन 13 पतों की जो जानकारी है वो इस प्रकार से कि इक्का, दूरी, तीगी, चौगी, पंजी, छगी, सत्ती, अट्ठी, नैला, बेला, 1 से लेकर 10 तक ये जो पत्ते होते हैं ये बिना तस्वीर वाले पत्ते कहलाते हैं, बिना तस्वीर के पत्ते। और जो 11वां, 12वां, 13वां पत्ता होता है जिसमें जे, क्यू और ए लिखा होता है ये तस्वीर वाले पत्ते। इसका मतलब है कि प्रत्येक ग्रुप में 3-3 तस्वीर के पत्ते हैं। इसका मतलब यदि 52 पत्तों की ताश की गड्डी की बात की जाए तो पूरी गड्डी के अंदर कुल 3 + 3 + 3 + 3 यानी कुल मिला के तस्वीर के टोटल पत्ते होते हैं वो 12 होते हैं। अब रही बात अगर कलर का नाम आ जाए कि भाई लाल रंग के तस्वीर के पत्ते, तो लाल रंग में जाएंगे, लाल रंग के 2 ग्रुप है, प्रत्येक में 3-3 तस्वीर के पत्ते हैं। इसका मतलब लाल रंग अगर विशेष रंग के नाम से पूछा जाता है तो तस्वीर के पत्ते 6 है। अगर केवल लाल रंग का पूछा जाता है तो तस्वीर के पत्ते 3 है। और यदि पूरी गड्डी का पूछा जाता है तो तस्वीर के पत्ते कुल 12 है। अब देखो इससे संबंधित प्रश्न क्या क्या आते हैं। तो इसमें भी छोटा प्रश्न 1 नंबर 2 नंबर का पूछा जाता है। मान लो पूछ लिया कि एक 52 पत्तों की ताश की गड्डी है, उसमें से यादृच्छिक अच्छी प्रकार से फेंटने के बाद यादृच्छिक यदि एक पत्ता निकाला जाता है तो उस पत्ते के हुक्म का बादशाह नहीं पड़ेगा। दोबारा ध्यान दें, घटना क्या पूछी है, हुक्म का बादशाह। चलो तो यदि हुक्म का बादशाह जो घटना पूछी है, सबसे पहले आपको प्रायिकता का सूत्र लिखना है कि भाई हुक्म का बादशाह आने की प्रायिकता। प्रायिकता का सूत्र अभी बताया आपको, अंश के रूप में रहेंगे घटना के अनुकूल परिणाम, घटना के अनुकूल परिणाम, बटा हर के रूप में रहेंगे घटना के कुल परिणाम, घटना के कुल परिणाम। अच्छा, घटना है हुक्म का बादशाह ने, तो आपको गड्डी के बारे में अभी जानकारी बताई कि भाई 52 पत्तों की ताश की गड्डी है तो कुल परिणाम क्या हो गए 52 पत्तों की गड्डी का नाम है। इससे जितनी भी प्रारंभिक घटनाएं पूछी जाएगी प्रायिकता के रूप में सबके लिए कुल परिणाम रहेंगे 52। अब रही बात अनुकूल घटना देखनी, इसके बारे में प्रायिकता पूछी, तो प्रायिकता पूछी हुक्म का बादशाह ने, तो विशेष नाम आया ग्रुप का हुक्म। सबसे पहले अपन 52 पत्तों में जाएंगे, फिर हुक्म में जाएंगे, तो हुक्म का ग्रुप एक ही होता है, बादशाह प्रत्येक ग्रुप में एक होता है, तो हुक्म का बादशाह पूरी गड्डी में एक ही होता है, उससे अनुकूल परिणाम हो गए 1, तो हुक्म का बादशाह ने प्रायिकता होगी 1/12। मान लो पूछ लिया कि ईंट का पत्ता आने की प्रायिकता, वो घटना अब की बार ईंट, तो ईंट के पत्ते कुल कितने होते हैं, रही बात गड्डी की नाम आई तो कुल परिणाम तो हो गए 52। ईंट के पूरे पत्ते जो अनुकूल परिणाम में आएंगे वो है 13, तो ईंट का पत्ता आने की होगी 13/12। इसी प्रकार पूछ ले कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंकने के बाद यादृच्छिक यदि एक पत्ता निकाला जाता है तो उससे एक इक्का होने की प्रायिकता, एक इक्का होने की प्रायिकता। केवल इक्के का नाम है, किसी कलर का नाम नहीं है, किसी ग्रुप का नाम नहीं है, इसका मतलब है कि इक्का होने की प्रायिकता। तो गड्डी में जाएंगे, इक्के कितने होते हैं, प्रत्येक ग्रुप में एक होते हैं, तो कुल इक्के हो गए 4, तो इक्का आने की प्रायिकता होगी 4, कुल परिणाम रहेंगे सदैव गड्डी के रूप में तो 52, तो 4 होता है। अगर यही पूछ ले कि ईंट का इक्का आने की प्रायिकता, तो उस कंडीशन में अपन ईंट के ग्रुप में जाएंगे, ईंट के ग्रुप में इक्का 1 होता है, तो इक्का आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/52। इसी प्रकार मान लो पूछ ले कि लाल रंग का इक्का आने की प्रायिकता, उस कंडीशन में रंग के बारे में पूछा है, भाई ईंट का पूछा है तो ईंट का 1 होता है, केवल इक्का पूछा है पूरे ग्रुप में 4 होते हैं। अगर कलर के रूप में पूछा है कि भाई लाल रंग का इक्का आने की या काला रंग का इक्का आने की, तो रंग के अंदर देखा जाए तो 2 ग्रुप अलग अलग रंग के होते हैं, 2 ग्रुप काले रंग के होते हैं, 2 ग्रुप लाल रंग के होते हैं। तो यह लाल रंग या काले रंग का अगर इक्का पूछा है तो उसके अनुकूल परिणाम हो गए 2, तो 2/52। तो ये तो थी ताश की गड्डी से संबंधित पूछे गए प्रश्न। कई बार पूछ लिया जाता है कि भाई 52 पत्तों की गड्डी में से तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता, तो 52 पत्तों की ताश की गड्डी में केवल तस्वीर का नाम है, किसी ग्रुप का नाम नहीं है, न किसी रंग का नाम है। तो अगर केवल तस्वीर है तो तस्वीर के पत्ते 52 पत्तों में से कितने होते हैं 12, तो तस्वीर का पता आने की प्रायिकता 12/52। मान लो रंग का पूछ लिया
कि भाई लाल रंग का तस्वीर का पता आने की प्रायिकता, तो लाल रंग के अंदर तस्वीर के पत्ते होते हैं 3 में और 3 लाल पर कुल मिला के 6, तो उसके हो गए 6/52। उसके बाद आता है अपने लीप और अलीप वर्ष के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाता है 2 नंबर का। मान लो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि एक अलीप वर्ष में फिर 53वां रविवार आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए या लिखिए। तो एक अलीप वर्ष में 53वां रविवार आने की प्रायिकता, तो 2 प्रकार से पूछा जाता है, कई बार लीप वर्ष का भी पूछ लिया जाता है, कई बार अलीप वर्ष का पूछा जाता है। तो इसके बारे में लीप और अलीप वर्ष के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो देखो अलीप और एक होता है लीप, दोनों के साथ साथ बता देता हूँ लीप और अलीप। तो लीप और अलीप वर्षों में आपको दिनों की संख्या पता होनी चाहिए कि अलीप वर्ष में कितने दिन होते हैं और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं। तो सीधा से याद रखने का तरीका यही है कि जिसका नाम शब्द में बड़ा है उसमें दिनों की संख्या कम होती है, अपोजिट साइड होता है, और जिसका नाम छोटा है उसमें दिनों की संख्या अधिक होती है। तो ध्यान रखना, लीप वर्ष है वो 366 दिन का होता है और अलीप वर्ष है वो 365 दिन का। दूसरी बात कि लीप और अलीप वर्ष जो 365 और 66 दिन के होते हैं, इनको सप्ताह में भी बदलना आना चाहिए। मान लो पूछ लिया कि भाई अलीप वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं, तो सप्ताह में बदलने के लिए आप सीधा सा है कि 365 दिन, सप्ताह का मतलब 7 दिन का भाग लेना। इसका मतलब है कि 7 का भाग 52 बार तो पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब है कि अलीप वर्ष में 52 सप्ताह और शेष बचता है 1 दिन, 52 सप्ताह और 1 दिन। इसी प्रकार देखो लीप वर्ष में 1 दिन ज्यादा है, इसका मतलब है इसमें भी 52 सप्ताह और 2 दिन। ये आपको ध्यान में होना चाहिए जब अपन प्रायिकता याद करेंगे। अलीप वर्ष का मतलब 52 सप्ताह 1 दिन और लीप वर्ष का मतलब 52 सप्ताह 2 दिन। अब इसमें कई बार पूछा जाता है 52वां, केवल 52 रविवार आने की, कई बार पूछा जाता है 53वां रविवार, दोनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो 53वां रविवार आने का मतलब है कि भाई 52 सप्ताह होते हैं, इसका मतलब प्रत्येक बार 52 तो होते ही होते हैं। इसके अलावा जो शेष दिन बच गया उसके अनुकूल कौन सा वार पूछा गया। अब वो रविवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, शनिवार भी हो सकता है, क्योंकि सारे वार एक ही, तो प्रायिकता सबकी अलग नहीं रहेगी, सेम ही रहेगी। अब देखो 52, केवल 52 आने की और 53वां आने, तो ये तो था लीप और अलीप वर्ष के बारे में। ध्यान रखना है दोबारा, अलीप वर्ष जिसका नाम बड़ा है उसमें दिनों की संख्या कम होती है, इसके अपोजिट लीप वर्ष जिसका नाम छोटा है उसमें दिनों की संख्या ज्यादा होती है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या करने जा रहे हैं कि एक अलीप वर्ष में 53वां रविवार आने की प्रायिकता। तो एक अलीप वर्ष में 53वां रविवार, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि एक अलीप वर्ष बराबर होता है 365 दिन। 365 दिन, 365 दिन का मतलब हो गया, याद लगा के हम लिख सकते हैं 52 सप्ताह हुआ 1 दिन। एक अलीप वर्ष का मतलब हो गया 52 सप्ताह हुआ 1 दिन। अब इसने पूछा है अपने को कि 53वां रविवार है, तो 52 सप्ताह मतलब 52 रविवार तो आएंगे यानी 1 दिन तक। अब उस 1 दिन के अनुकूल रविवार आने की प्रायिकता, तो उससे 1 दिन के अनुकूल कुल परिणाम, या आपको लिखने पड़ेंगे वहां पे, उस 1 दिन के अनुकूल कुल परिणाम ये होते हैं 7। उस 1 दिन के अनुकूल कुल परिणाम क्या होता है 7, क्योंकि 7 वार होते हैं सप्ताह में। रविवार भी आ सकता है वो बचा हुआ दिन, सोमवार भी आ सकता है, शनिवार भी आ सकता है, मंगलवार भी आ सकता है। तो वो 7 वार कौन कौन से हो गए, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र,
यानी उस लीप वर्ष में जो 52 सप्ताह के बाद एक दिन बचा है, उस एक दिन के अनुकूल परिणाम कुल कितने हो गए? 7। कौन कौन से? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, कोई भी एक बार आ सकता है। अब अगले ने पूछा है 53वां रविवार। अब अपन लिखेंगे 53वां रविवार आने की प्रायिकता। तो 53वां रविवार आने की प्रायिकता, सबसे पहले प्रायिकता का आपको सूत्र लिखना है, घटना के अनुकूल परिणाम बटा घटना के। अब देखो कुल परिणाम कितने हो रहे? 7। मतलब अगर अपने लीप वर्ष में 53वां रविवार निकालने जा रहे हैं तो उसके लिए कुल परिणाम कितने हो रहे? 7। सोम से लेकर संडे तक हुआ, तो कुल परिणाम तो हो गए 7। अब ये देखना है कि रविवार की पूछी है तो रविवार के पक्ष में अनुकूल परिणाम कितने? 1। रविवार 1 ही दिखाया। मंगलवार पूछ ले तो भी ये रहने, मंगलवार के अनुकूल परिणाम भी 1 ही। सोमवार का पूछ ले तो सोमवार भी 1। कहने का मतलब वार कौन सा? ये प्रायिकता इनकी समान रहेगी। तो 53वां रविवार आने के अनुकूल परिणाम है इसके 1 और कुल परिणाम क्या है? 7। इसी प्रकार कई बार पूछ लिया जाता है कि केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता, केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता। 52 ही आनी चाहिए, 53वां नहीं आना। 52 का मतलब 53वां नहीं आना। तो 53वां आने के पक्ष में एक परिणाम है, तो 53वां नहीं आना मतलब 52 केवल 52 आना। तो 53वां नहीं आने के पक्ष में देखो 1 2 3 4 5 6 परिणाम। तो केवल 52 आने के अनुकूल परिणाम 6 और बटा कुल परिणाम सभी जाएंगे इसमें 7। तो ये किसी भी लीप वर्ष में 53वां रविवार आने की प्रायिकता 1/7, केवल 52 रविवार आने की मतलब 53वां नहीं आने की 6/7। इसी प्रकार कई बार पूछ लिया जाता है, चलो जी लीप वर्ष, एक लीप वर्ष में 53वां रविवार आने की प्रायिकता कई बार पूछ ले, या एक लीप वर्ष में केवल 52 रविवार आने की प्रायिकता पूछ ले। तो देखो लीप वर्ष में अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको दिनों की संख्या पता होनी चाहिए। तो एक लीप वर्ष बराबर होता है 366। इसी वर्षों में मैं आपको समझा दूँ, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 या 52 सप्ताह। लीप वर्ष में एक दिन शेष बच रहा था, इसमें एक दिन ज्यादा है तो इसमें कितने दिन होते हैं? 2 दिन से। तो 52 सप्ताह और 2, उन्हें 2 दिन के अनुकूल कुल परिणाम, उन्हें 2 दिन के अनुकूल कुल परिणाम, इसमें भी 7 ही होते हैं। अब जैसे देखो 2 दिन अगर शेष बच रहे हैं किसी वर्ष के बाद में, वो 2 दिन कंटिन्यू संडे मंडे भी हो सकते हैं या मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, कहने का मतलब 2 दिन होते हैं, तो उसके अनुकूल परिणाम भी 7 होते हैं। लेकिन आप लिखेंगे इस प्रकार कि उन 2 दिनों के अनुकूल कुल परिणाम हो गए 7। देखो कौन कौन से? अगर उन 2 दिनों में पहला बार सोम है तो उसका अगला होगा इसके साथ मंगल, या पहला अगर मंगल है तो उसके साथ में होगा बुध। अगर उसमें से पहला दिन बुध है तो उसके साथ में होगा गुरु। अगर उनमें से पहला बार गुरु है तो उसके साथ अगला दिन हो जाएगा शुक्र। इसी प्रकार अगर मान लो पहला बार शुक्र है तो उसके साथ वाला अगला बार हो जाएगा शनि, या फिर पहला दिन अगर शनि आ जाता है तो उसके साथ वाला दिन होगा रवि, और अगर मान लो पहला दिन रवि आ जाता है तो उसके साथ होगा सोम। कहने का मतलब कुल परिणाम इसमें भी 7 होते हैं। कौन कौन से? कि या तो वो 2 दिन जो शेष बचे उन 2 दिनों के पक्ष में या तो सोम मंगल 7 रहेगा, या मंगल बुध रहेगा, या बुध गुरु रहेगा, या गुरु शुक्र, या शुक्र शनि, या शनि रवि, या रवि सोम। अब इसमें पूछा है केवल 53वां, तो यहाँ पर लिखेंगे कि लीप वर्ष में 53वां रविवार आने की प्रायिकता। तो सूत्र वही रहना है, घटना के अनुकूल परिणाम बटा घटना के कुल परिणाम। अब देखो 53वां रविवार, तो 53वां रविवार हो चाहे 53वां मंगलवार हो, चाहे सोमवार हो, चाहे शनिवार हो, वार को सब बराबर आएंगे इनकी प्रायिकता। तो देखते हैं कि कुल परिणाम, तो कुल परिणाम पिछले में जो 7 है वही लीप वर्ष में थे, वही लीप वर्ष में 7। लेकिन देखो रविवार के अनुकूल परिणाम देखो कितनी जगह है रवि। अगर पहला दिन शनिवार है तो उसके साथ अगला दिन रवि आ सकता है,
अरे वो यहाँ भी रवि है, इसका मतलब पहला दिन अगर रवि है वो रवि सोमवार के साथ भी आ सकता है और या शनिवार के साथ भी आ सकता है। तो अनुकूल परिणाम हो गए 1 और 2 बटा कुल परिणाम है 7। इसी प्रकार जैसा पिछले क्वेश्चन में बताया था, केवल 52 रविवार आणि केवल 52 रविवार आणि प्रयोग, तो कुल परिणाम इसमें भी 7। केवल 52 आने का मतलब 53वां नहीं आना, तो 53वां आने के पक्ष में 2 परिणाम, तो नहीं आने के पक्ष में 1 2 3 4, तो केवल 53वां रविवार आने पर केवल 52 रविवार आने की क्या होगी 5 बटा 7। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। पुनः दोबारा देखें, अलीप वर्ष है तो 365 दिन यानी का मतलब 52 सप्ताह 1, लीप वर्ष है तो 366 दिन मतलब 52 सप्ताह 2। अगर अलीप वर्ष है तो उनके अनुकूल परिणाम कुल 7 रहेंगे, लीप वर्ष है तो भी उनके अनुकूल कुल परिणाम 7 ही रहेंगे। रही बात अगर अलीप वर्ष है तो कुल 7 परिणाम रहेंगे अलग अलग, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि। और अगर मान लो वो लीप वर्ष है तो कुल परिणाम तो 7 ही रहेंगे लेकिन युग्म के रूप में रहेंगे, क्योंकि शेष 2 दिन बच रहे हैं। उस कंडीशन में सोम मंगल बुध बुध गुरु। ध्यान ये रखना है 53वां रविवार पूछा है अलीप वर्ष में तो 1 बटा 7, केवल 52 6 बटा 7। अगर लीप वर्ष में पूछा है तो 2 बटा 7 और केवल 52 5 बटा 7। तो ये थे प्रायिकता के अंदर छोटे क्वेश्चन के रूप में जो अपन ने ताश की गड्डी और अलीप वर्ष के बारे में अपन ने पढ़ा है। अगले वीडियो में अपन फिर छोटे क्वेश्चनों में इसी प्रायिकता से संबंधित पासे की उछाल और सिक्के की उछाल से संबंधित क्वेश्चन पूछेंगे। धन्यवाद। और इसकी तैयारी रखने के लिए बेटा रोज इस वीडियो को सब्सक्राइब करके देख करें। थैंक यू।